देवरिया से है। होली मिलन समारोह का हुआ कार्यक्रम। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आज पूरे विधानसभा के हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी सम्मानित जो जनता है हमारे क्षेत्र की, उनके साथ ये होली मिलन और सम्मान समारोह है। आज हम लोग होली के रंगों में सभी लोग सराबोर होकर यहाँ से अपने घर जाएंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों को होली की हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। देवरिया से ज्ञान मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने भाजपा शासन की उपलब्धियां बताते हुए सपा को दबंगई और आतंकी हिमायती बताया। महंगाई के मुद्दे को लेकर आंदोलन करने पर कांग्रेस को कंफ्यूज बताते हुए कहा कि महंगाई ग्लोबल मुद्दा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार विकास कर रही है। आइए हम सुनाते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। ठीक है भाई, आप सभी के माध्यम से देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार हम सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। हम सब मिलकर इस देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए काम करें और भारत माता को एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। इस संकल्प के साथ हम लोग हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको होली के इस पावन त्यौहार के अवसर पर, रंगों के त्यौहार के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी आपको कुछ पूछना होली पर आपकी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति जो पिछले माह दिल्ली में संपन्न हुई थी, उसमें संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। तो पहला कार्यकाल जनवरी 2023 तक समाप्त होने वाला था, उसका विस्तार करके कार्य समिति ने तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से 2024 तक कर दिया। और उसके पीछे इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। तो हम लोगों ने अपने संगठन के गठन का अभियान स्थगित करके कार्य समिति का निर्णय जून 2024 तक का कार्यकाल रहेगा। मुझे बीच सत्र में ये काम मिला है। कुछ संगठन में ऐसे लोग हैं जो सरकार में चले गए हैं, कुछ के पास अनेक अलग दायित्व चले गए, तो उनके पुनर्गठन का काम हम लोग करना, उसकी सूची बातचीत करके प्रक्रिया को अपनाते हुए केंद्र को भेज दी है। और जैसे केंद्रीय पार्टी के द्वारा अनुमोदन होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, वो सूची जारी हो जाएगी। ये वो एक रूटीन सामान्य प्रक्रिया है और केवल संगठन का पुनर्गठन करना है। सर, प्रयागराज घटना का आज दूसरा आरोपी उस्मान नाम का जो भीड़ होती है, हमारे सबके लिए इस तरह की घटनाएं दुखद हैं। जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या हुई उमेश पाल जी की, और हमारी पार्टी की, हम सबकी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जो लोग इस कृत्य में शामिल होंगे उन्हें कठोरतम सजा दी जाएगी और ऐसी सजा दी जाएगी जिससे नजीर बन सके। समाज में बेहतर कानून का राज कायम हो, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने चुनकर भेजी है और सरकार की प्राथमिकताओं में है लॉ एंड ऑर्डर। तो इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो भी
इस पुलिस में विस्तृत जांच पुलिस कर रही है। जो भी लोग दोषी होंगे उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है सर। कांग्रेस की अब कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस कंफ्यूज है और महंगाई ग्लोबल विषय है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। हम लोग विकास कर रहे हैं और प्रदेश में भी आपने देखा होगा बेहतर कानून व्यवस्था के साथ बड़ी संख्या में लोग, निवेशक दुनिया भर के उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के युवाओं को अवसर मिलेंगे और उत्तर प्रदेश और देश हमारा निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, आजकल ओम प्रकाश राजभर मायावती की तारीफ करने में लग गए हैं। क्या गठबंधन से कोई असर पड़ेगा? गठबंधन नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी विचारधारा के आधार पर गठबंधन बनाना, चुनाव लड़ना, जनता के बीच में जाना, ये सबको अधिकार है। ओम प्रकाश राजभर का उनका अपना निजी निर्णय होगा, उन्हें गठबंधन किसके साथ करना, किसके साथ नहीं करना। हम लोगों का स्टैंड क्लियर रहा है पहले से ही। हमसे जो सहमत है, हमारी विचारधारा के साथ जो काम करना चाहता है, जो हमारे नेतृत्व के संरक्षण में, नेतृत्व में काम करना चाहता है मोदी जी के, योगी जी के, हम उसका स्वागत करते हैं। हमेशा हम लोग एक वैचारिक आधार पर राजनीतिक करने वाले दल हैं और जो हमारे विचार से सहमत है, हम सबका स्वागत करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में इस समय बुलडोजर जिस तरह से एक्शन जारी है, उसको लेकर के विपक्ष जो है भाजपा को निश्चित रूप से जो भी अपराधी हैं और या विपक्ष के लोगों ने हमेशा उनकी सरकारों में अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं। किस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, इन माफियाओं ने इस प्रकार का साम्राज्य खड़ा करा है, तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में ही खड़ा करा। और हम लोग संकल्पित हैं अपराध, माफिया तंत्र, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के समूल नष्ट के लिए सरकार योगी जी की और मोदी जी की संकल्पित है। हम लोग उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अमरोहा से सांसद है कुमार अंसारी, उन्होंने कहा है ये स्टेट स्पॉन्सर अपराध चल रहा है, बुलडोजर कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा स्टेट। अब क्या कहें? ये उनके अपने अनुभव हैं, जिस प्रकार से वो की सोच है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, देश में बेहतर कानून का राज कायम हुआ है। आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। आज आप सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बेहतर काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। दोस्तों, कभी पिन तो कभी सिम से कपड़े पहनने वाली इस पूरी इंडस्ट्री में बस एक ही लड़की है। क्या हमें आपको उनका नाम बताने की जरूरत है? नहीं ना, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं उर्फी जावेद की। किसी भी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए नए कपड़े डिजाइन करने वाली उर्फी जावेद आए दिन मुंबई की सड़कों पर अपने अतरंगी कपड़ों में घूमती फिरती दिखाई देती हैं। उर्फी अपने इन कपड़ों के कारण इंटरनेट पर छाई रहती हैं, लेकिन इन्हीं कपड़ों की वजह से उर्फी को ज्यादातर ट्रोल भी होना पड़ता है। दोस्तों, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर लोगों के ताने सुनने के बाद भी उर्फी जावेद हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हंसती मुस्कुराती लड़की की इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है? नहीं ना। उर्फी जावेद चाहे आज कैमरे के सामने कितनी भी बिंदास रहती हो, पर इनके लाइफ में एक ऐसा समय था जिसमें इन्होंने काफी दर्द झेला है। यह हमारा नहीं बल्कि खुद उर्फी जावेद का कहना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उर्फी जावेद के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप अब तक नहीं जानते हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। तो इस हिसाब से अभी इनकी उम्र 25 वर्ष है। कुछ दिनों पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उर्फी ने अपने बीते जीवन की कुछ हैरान कर देने वाले राज का खुलासा किया। जहां एक पिता और बेटी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अनमोल माना जाता, वहीं उर्फी ने अपने पिता के ऐसे खौफनाक चेहरे के बारे में बताया जिसे सुन किसी के भी बदन में सिहरन दौड़ उठेगी।
दरअसल उर्फी जावेद के उस इंटरव्यू में अपने पिता से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई जो अब तक कोई नहीं जानता था। उर्फी ने बताया कि इनके पिता इन्हें 2 साल तक लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर खूब परेशान करते थे। जब ये 11th में थी तब इनकी एक फोटो किसी ने एडल्ट साइट पर डाली थी, जिसके बाद इन्हें खुद के घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया था। जब इनके साथ ये सब हुआ तब इनके लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि इनके परिवार के कोई भी सदस्य ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया था। जिस तरह से और लोग इन पर ब्लेम कर रहे थे, उसी तरह से उर्फी की फैमिली भी इन पर ब्लेम कर रही थी। यहाँ तक कि उन लोगों ने इन्हें पॉर्न स्टार तक कह दिया था और इनके पिता ने इन्हें 2 साल तक फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया था। दोस्तों, उस टाइम उर्फी को अपना नाम तक याद नहीं था। लोग इतनी गंदी गंदी गालियां देकर इन्हें बुलाते थे। इन्हें उस टाइम कुछ बोलने की आजादी नहीं थी और इन्हें 17 वर्षों तक यही बताया गया कि लड़कियां बोल नहीं सकती, जो मर्द कहेगा वही सही है। दोस्तों, कुछ दिन तक देखने के बाद उर्फी अपने पिता और परिवार वालों के इस तरह के रवैये से इतनी ज्यादा उब चुकी थी कि आखिर में इन्हें अपना घर छोड़ना सही लगा। जब इन्होंने अपना घर छोड़ा तब इन्हें अपनी लाइफ पहले जैसा लाने में काफी समय लगा था। उर्फी एक ऐसी लड़की हैं जो अपने दिमाग की करती हैं। ये बताती हैं कि मैं जो हूँ मुंह पर हूँ, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती। मुझे इस बात का गर्व है। दोस्तों, पिछले दिनों आई रिपोर्ट में बताया गया कि एक व्यक्ति ने उर्फी जावेद को रेप और जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं अब लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार उर्फी को धमकी देने वाला वह व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ दिनों पहले उर्फी को व्हाट्सएप के जरिए रेप और जान से मारने की धमकी देने वाले ब्रोकर नवीन गिरी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को पटना से दबोच लिया। बता दें कि नवीन गिरी के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव में केस दर्ज कराया गया था और रिपोर्ट्स में दी गई जानकारी के मुताबिक यह शख्स लगातार उर्फी जावेद को व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कर जान से मारने और रेप करने की धमकियां दे रहा था। पुलिस द्वारा की गई छानबीन के मामले में आया है कि नवीन एक रियल एस्टेट ब्रोकर है जिसने उर्फी को एक फ्लैट किराए पर दिलाया था। आरोपी ने दावा किया है कि उर्फी ने उसकी कमीशन नहीं दी है, जिसे मांगने के लिए वह उर्फी को अक्सर व्हाट्सएप पर कॉल करके धमकी देता था। दोस्तों, इतना ही नहीं, नवीन ने इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी उर्फी के खिलाफ अपशब्द लिखे थे। तो चलिए अब जानते हैं इनके अजीबोगरीब कपड़े पहनने की सच्चाई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया ऐप पर एक वीडियो अपलोड किया जिस पर इन्होंने अपनी टांगों पर हुए दाने को दिखाया है। उर्फी कह रही हैं कि देखिए, जब मैं बलून कपड़े पहनती हूँ या फुल कपड़े पहनती हूँ तब ये होता है। मेरा शरीर कपड़ों से एलर्जिक है और यह एक बड़ी समस्या है और यही वजह है कि मैं कपड़े पहनना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी को कपड़ों से एलर्जी है। दोस्तों, उर्फी की इस वीडियो से सब हैरान है। लोगों का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति मजाक करते हुए इस वीडियो पे कमेंट करता है कि पाप का घड़ा भर गया है। वहीं एक यूजर लिखता है कि अगर ऐसा है तो बचपन में स्कूल कैसे जाती थी। एक यूजर लिखता है कि मच्छर ने काट लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, इनका ये अजीबोगरीब कपड़े पहनने के पीछे यह सच्चाई है या कुछ और? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि हाल ही में उर्फी जावेद दुबई गई थी शूटिंग के लिए। उसी दौरान इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन्होंने एक मीडिया संस्थान को बयान में कहा था कि अपने टीम की वजह से वहां हिरासत में गई। सही टाइम ना होने की वजह से इनकी टीम गलत वक्त पर शूट कर रही थी, इसी वजह से इन्हें हिरासत में ले लिया गया था। तो दोस्तों, ये थी उर्फी जावेद की बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी, जिसमें इन्होंने बहुत से कठिनाइयों का सामना किया। वैसे अगर उर्फी की जगह आप या हम होते तो शायद इसी मुकाम पर होते। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हुई हैं। इसी बीच कानपुर में बीजेपी अब पसमानदा मुस्लिमों को साधने की कवायद शुरू कर चुकी है। पसमानदा मुस्लिमों को साधने के लिए बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन भी किया, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष सलीम अहमद ने किया। आयोजन में कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी भी शामिल हुए। सत्यदेव पचौरी ने कहा कि बीजेपी मुस्लिमों का विकास चाहती है। आज उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष सलीम अहमद के नेतृत्व में पसमानदा मुसलमान, जिनको हम पिछड़ा कहते हैं, उनका सम्मेलन यहाँ आयोजित था। उस सम्मेलन में मुस्लिम समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे और हमने उनसे संवाद स्थापित किया, उनसे वार्ता की है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों का विकास हो। हम चाहते हैं कि मुसलमान का जो युवक है, जो आज बेरोजगार है, वो रोजगार से लगे। ये मुसलमानों के दो हाथ हैं जिनमें हुनर है, कला है, वो कला को काम मिले, उसको प्रोत्साहन मिले। लड़के पढ़ें, पढ़ाई में आगे बढ़े और देश के विकास में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर काम करें, ताकि नया भारत बनाए।
नया राष्ट्र बनाए। सांसद की 2024 सांसदीय तैयारी यहाँ कानपुर में कहीं वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। ये जो मुस्लिम वोटर हम तो जब से सांसद चुने गए थे उससे पहले ही से मुसलमानों के बीच में जा रहे थे। आज भी जा रहा हूँ, आज भी उनके काम पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, आगे भी करूँगा। हमें साधने की बात नहीं है, सामने तो मकसद है मुसलमानों का विकास। मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सा देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। कोई टिकट अभी तक तो दिया नहीं क्या? आगे देंगे, भविष्य में देंगे। बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों के जरिए मुसलमानों का वोट बैंक किस हद तक अपने खेमे में ले जा सकती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पर जिस तरह से बीजेपी पसमानदा सम्मेलन एक बड़े स्तर पर कर रही है, उसे यही लग रहा है कि 2024 की राह में बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने का पूरा प्लान बना रखी है। पिछले 6 दिन से जयपुर में धरने पर बैठी वीरांगनाएं 6 मार्च को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के निवास पर पहुंची। शहीद हेमराज मीणा की पत्नी वीरांगना मधुबाला, शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी वीरांगना मंजू जाट और शहीद जीतराम गुर्जर की पत्नी वीरांगना सुंदरी देवी ने सचिन पायलट को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले वो राज्यपाल से मिलकर लौटी और मुख्यमंत्री निवास की ओर जा रही थीं। तब पुलिस कर्मियों ने उन्हें जबरन रोका, वीरांगनाओं के साथ मारपीट की गई। उनका कहना था कि इससे अच्छा तो हमें खड़ा करके गोली मार दी जाए। हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे, हमारे दुख को लेके वहाँ गए थे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे से क्या हम गलती करे हैं? हम आपसे 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है क्या आपको? जबकि मेरे शहीद स्मारक पे जब शहीद हुए थे तब गए थे मंत्री, तो हमारे को बोल के आए थे, हमारी वो मांगे लेके आए थे। हम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? सम्मान तो दूर की बात है, पर हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों हो रहा है? और आप ऐसे चाहते हो तो आपके सामने हम खड़ा हो जाते हैं और सामने से गोली मार दो, हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। कि पति शहीद भी बॉर्डर पे शहीद हो गए तो हम भी चल जाएंगे, कोई गम वाली बात नहीं है। पर आप हमारे सामने आके वैसे बोल दो, ये पर सामने आके बोल दो, गोली काट दो, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। 4 दिन पहले भी ऐसा बर्ताव किया था पुलिस वाले ने, और आज भी मेरे साथ इतना अत्याचार किया है। जगह जगह तो उसे कर्मचारियों ने मेरी हालत खराब कर दी। ये सहन नहीं करेंगे, हम नहीं सहन कर पाएंगे। पूर्व सीएम सचिन पायलट ने अपने आवास पर तीनों वीरांगनाओं की पीड़ा को ध्यान से सुना। पायलट ने कहा कि देश के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले शहीदों की वीरांगनाओं का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद की जानी चाहिए। वीरांगनाओं को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं है। पायलट ने कहा कि जिन पुलिस कर्मियों ने वीरांगनाओं के साथ बदतमीजी की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने राज्य सरकार से उचित मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान वीरांगनाओं ने ये भी बताया कि राजस्थान में ऐसे कई मामले हैं जिनमें नियमों में शिथिलता देते हुए राज्य सरकार ने वीरांगनाओं के रिश्तेदारों को अनुकंपा नौकरी दी है। ऐसे में इन वीरांगनाओं के पारिवारिक रिश्तेदारों को अनुकंपा नौकरी नहीं देकर सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। होली के दिन पायलट अपने जयपुर आवास पर ही थे। इस दौरान तीनों वीरांगनाएं मंजू जाट, मधुबाला मीणा और सुंदरी देवी अचानक वहां पहुंच गईं। उन्हें रोका गया तो इस दौरान वीरांगनाएं पायलट के आवास में घुसने पर अड़ गईं और वहीं धरने पर बैठ गईं। जब सचिन पायलट को इस घटना का पता चला तो उन्होंने वीरांगनाओं को अपने आवास पर बुलाया। तीनों वीरांगनाएं लॉन में बैठ गईं तो पायलट भी उनके पास आकर लॉन में जमीन पर ही बैठ गए। थोड़ी देर बात करने के बाद पायलट तीनों वीरांगनाओं को अपने ऑफिस में ले गए और पूरी बातचीत की।
वहीं सरकार का कहना है कि वीरांगनाओं को पूरा पैकेज दिया जा चुका है। वीरांगना मंजू जाट और सुंदरी देवी ने अपने बेटे और बेटी के लिए सरकारी नौकरी सुरक्षित रखी थी, लेकिन अब वो चाहती हैं कि उनके देवर को ये सरकारी नौकरी दी जाए जो कि नियमों के मुताबिक नहीं है।